हेलो दोस्तों, आइए हमारे यूट्यूब चैनल साइंस विद राजन सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th के फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ना होता है प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के बारे में। तो आज हम उसके बारे में देखेंगे। देखते हैं कि जो फर्स्ट चैप्टर होता है फिजिक्स का वह होता है प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो इसमें प्रकाश से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो घटनाएँ होती हैं उसी के बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इसमें हम कुछ बेसिक चीज़ें जानकारी कर लेते हैं तो बेटर रहेगा, समझ अच्छा से आती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रकाश होता क्या है। अगर प्रकाश के बारे में हम पूर्ण रूप से जान जाते हैं तो जो यहाँ चैप्टर है समझने में काफ़ी ज़्यादा सुविधा हो जाती है। इसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसके बाद अपवर्तन क्या होता है। इसको हम बेसिकली 3 भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में देखते हैं, उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे, उसके बाद प्रकाश के अपवर्तन के बारे में देखेंगे। सब के बारे में बारी बारी से देखेंगे। तो सबसे पहले का बस हम प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश के बारे में तो ऐसे 8वीं क्लास में ही पढ़ लेना होता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि बार हम 10th क्लास में जाएंगे तभी पढ़ेंगे। तो उन लोगों के लिए हम समझा दे रहे हैं, बहुत अच्छा समझ में आएगा। ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रकाश होता क्या है। तो हम देखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश जो है ना, यह ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या होता है? ऊर्जा का एक रूप होता है। ऊर्जा का रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है, इसलिए प्रकाश को ऊर्जा का रूप माना गया है। उसके बाद देखिएगा तो प्रकाश का जो वेग होते हैं वो प्रकाश का वेग निर्वात या वायु में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ निर्वात या वायु में, निर्वात उस जगह को कहेंगे जहाँ पे कोनो माध्यम नहीं हो, और वायु में भी लगभग उतना ही होता है। कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में जो प्रकाश है वह 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय कर लेता है। उसके बाद देखिएगा तो प्रकाश स्रोत क्या होता है। तो प्रकाश स्रोत कहने का मतलब है कि जिससे हमको प्रकाश मिलता हो। तो जिस वस्तु से हमको प्रकाश मिलता है ना, उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोचिंग या स्कूल में हम लोग जाते हैं तो वहाँ से हमको शिक्षा मिलता है, तो शिक्षा का स्रोत कोचिंग या स्कूल हो जाता है। उसी तरह से अगर जिस वस्तु से हमको प्रकाश मिलता है तो प्रकाश का स्रोत वही वस्तु हो जाएगा, यानी जिस वस्तु से प्रकाश मिलेगा प्रकाश स्रोत वही कहलाएगा। जैसे मान लीजिए बल्ब है, बल्ब से हमको प्रकाश मिलता है, बल्ब हो गया। उसके बाद लैंप हो गया, सूर्य हो गया, ये सब से हमको प्रकाश मिलता है। ऐसे हम बहुत सारे यंत्र लिख सकते हैं जिससे हमको प्रकाश मिलता है, ये सभी प्रकाश स्रोत कहलाता है। ध्यान सुनिएगा, प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो जिस वस्तु से हमको प्रकाश मिलता है उस वस्तु को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसके बाद देखिएगा तो यह किरण क्या है। तो जो प्रकाश के जो चलने की जो रास्ता होती है ना, प्रकाश के चलने की जो पथ होती है, इसी पथ को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। अगर ये वो किरण से हम दिखा रहे हैं तो यहाँ किरण कहेंगे, ठीक है। जो प्रकाश के चलने की जो रास्ता होती है इसी रास्ता को हम क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। उसके बाद देखिएगा तो किरण पुंज किसे कहते हैं। तो किरण पुंज का मतलब होता है बहुत सारे एक जगह हो। तो यानी ऐसे जब बहुत सारे किरण एक पास हो ना, यानी किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, यानी इसमें बहुत सारे किरण क्या होंगे? एक पास होंगे। जैसे मान लीजिए अगर देहात या गांव घर में आपका घर होगा, देहात वगैरह में, तो आप देखे होइएगा कि जो बहुत सारे पुअरा को एक जगह रख दिया जाता है तो उसे पुअरा का पुंज कहा जाता है। उसी तरह से अगर बहुत सारे किरण एक पास हो ना तो इसको हम किरण पुंज कहेंगे। तो किरण पुंज क्या होता है? तो बहुत सारे किरण जब एक पास हो तो हम उसको किरण पुंज कहते हैं। इस तरह का आकार इसमें दिखाना होता है। यह जो किरण पुंज होते हैं यह 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है समानांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। और तीसरा होता है अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिएगा
यह जो किरण पुंज है यह 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले का होता है समानांतर किरण पुंज, दूसरा का होता है अभिसारी किरण पुंज और एक क्या होता है अपसारी किरण पुंज। तो समानांतर किरण पुंज उसको कहेंगे जिसमें वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, तो उसे किरण पुंज को हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। अगर इसमें बहुत सारे किरण हैं तो किरण पुंज कहलाएगा, लेकिन सभी किरण अगर एक दूसरे के समानांतर आ रहा है, समानांतर कहने का मतलब कि जितना दूरी ये दोनों के बीच में है उतना ही दूरी ये दोनों के बीच में भी होनी, यानी लगातार 2 किरणों के बीच में दूरी बराबर ही होनी चाहिए। तो इस प्रकार के जो किरण पुंज होंगे उसको हम समानांतर किरण पुंज कहेंगे। एक बार और ध्यान सुनिएगा, वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक दूसरे के समानांतर हो उसको हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया समानांतर किरण पुंज। उसके बाद आता है अभिसारी किरण पुंज। तो अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा कर देना, एक बिंदु पर मिलना। तो वैसा किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिलती हो तो उसको हम क्या कहेंगे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे किरण पुंज क्या होंगे एक बिंदु पर मिलेंगे। तो ऐसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर अगर मिलती हैं तो वैसे किरण पुंज को हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद इसके उल्टा हो जाता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी का मतलब होता है बिखेर देना, एक बिंदु से अन्य दिशाओं में बिखेर देना। तो अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज होते हैं जिनकी सभी किरणें एक बिंदु से भिन्न भिन्न दिशाओं में बिखेरते हुए मालूम पड़ती है जाती है, उसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ध्यान सुनिएगा एक बार, अभिसारी किरण पुंज का मतलब होता है कि वैसे किरण पुंज जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर मिले, यानी एक बिंदु पर अगर चारों तरफ से किरण आकर मिल रही है तो उसको हम अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। इसके उल्टा हो जाता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज में क्या होंगे कि एक बिंदु से बहुत सारे किरण अन्य दिशाओं में बिखरेंगे, तो इस प्रकार के किरण पुंज को हम अपसारी किरण पुंज कहेंगे। उसके बाद इसमें कुछ पदार्थ के बारे में भी देख लेना होता है। एक होता है आत्मदीप्त पदार्थ। आत्मदीप्त का मतलब होता है कि स्वयं से दीप्त करने वाले पदार्थ। आत्मदीप्त पदार्थ में वैसे पदार्थ आते हैं जो स्वयं से प्रकाश का क्या करते हैं उत्सर्जन करते हैं। तो उस तरह के जो भी पदार्थ होंगे, उस तरह के जो भी वस्तु होंगे उसको हम आत्मदीप्त पदार्थ या आत्मदीप्त वस्तु भी कहते हैं। देखिए आत्मदीप्त जो पदार्थ होते हैं, जैसे मान लीजिए बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, ये सब क्या है आत्मदीप्त पदार्थ है। ये स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित करता है। तो जो पदार्थ स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करता है उस पदार्थ को हम आत्मदीप्त पदार्थ करते हैं। उसके बाद देखिएगा अदीप्त पदार्थ, तो इसके उल्टा हो जाता है, यानी कि वैसे पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करता है उसको अदीप्त पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए ईंट हो गया, पत्थर हो गया, चंद्रमा हो गया। चंद्रमा भी क्या चीज़ में आता है अदीप्त पदार्थ। चंद्रमा अपने से प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है, इसलिए यह कौन से पदार्थ कहलाएगा अदीप्त पदार्थ कहलाएगा। उसके बाद देखिएगा पारभासी पदार्थ क्या होता है, पारदर्शी लिखा हुआ है। पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, तो पारदर्शी का मतलब होता है कि जिससे प्रकाश आर पार निकल जाए। तो वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार निकल जाता है तो उस पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कांच हो गया, कांच से जो है प्रकाश आर पार निकल जाता है। जल हो गया, ये सब से जो प्रकाश है आर पार निकल जाते हैं तो उसको हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिन पदार्थ से प्रकाश की किरणें आर पार निकल जाती है वैसे पदार्थ को हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसके बाद देखिएगा अपारदर्शी पदार्थ, तो इसके उल्टा हो जाएगा। अपारदर्शी में वैसे पदार्थ आएंगे जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकलती है। जैसे मान लीजिए ईंटें हो गया, पत्थर हो गया, टेबल हो गया, बेंच हो गया, ये सब जो पदार्थ हैं ये सभी पदार्थ है कि आप कौन से पदार्थ कहलाएंगे तो अपारदर्शी पदार्थ। यानी वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश की किरण आर पार नहीं निकल पाती है तो उस तरह के पदार्थ को हम कौन से पदार्थ कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं, यानी जिनसे प्रकाश आर पार नहीं निकल पाती है। उसके बाद देखिएगा पारभासी पदार्थ, तो यह जो पारभासी पदार्थ है ना, इससे जो होता है प्रकाश का
कुछ भाग तो आर पार निकल जाता है, लेकिन कुछ भाग को ये अपने में अवशोषित कर लेता है, यानी कुछ भाग पार हो जाता है और कुछ भाग पार नहीं होता है। तो उस तरह के पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश का कुछ भाग पार हो जाता है और कुछ भाग पार नहीं होता है, तो उस तरह के पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। इस तरह के पदार्थ में तेल लगा हुआ कागज आ जाता है, तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच भी इसमें आ जाएगा, घिसा हुआ कांच। उसके बाद कुछ उच्च कोटि के साबुन आते हैं, पियर्स वगैरह, देखिएगा आर पार उसमें झलक जाता है, लेकिन उतना फ्रेश नहीं दिखाई देता। प्रकाश की किरण कुछ भाग आर पार निकल जाता है और कुछ भाग को अपने में अवशोषित कर लेता है, तो वैसे पदार्थ को हम पारभासी पदार्थ कहते हैं। चलिए, इतना जानना हम लोग को ज़रूरी था। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो प्रकाश के परावर्तन का कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए और कोनो दीवार पे अगर हम बॉल को फेंकते हैं, तो बॉल जो है दीवार से टकरा करके और पुनः हमारे पास आ जाता है, तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि बॉल का परावर्तन हुआ है। जैसे मान लीजिए कि हम एक बॉल ले लिए हैं, बॉल को इस दीवार पे मारेंगे और जो बॉल है इस पर जाएगा और टकरा के अब फिर इधरे लौट जाएगा, तब हम कहेंगे कि बॉल का क्या हुआ है, परावर्तन हुआ है। तो यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। तो जैसे मान लीजिए कोनो भी स्रोत से अगर प्रकाश निकलता है और वो किसी वस्तु से टकराता है और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन जो प्रकाश के परावर्तन होते हैं वह किसी भी वस्तु से टकरा कर नहीं हो जाता है। प्रकाश के परावर्तन के लिए समतल सतह चाहिए, चाहे चिकनी सतह चाहिए, एकदम चमकीला सतह होना चाहिए। जितना ज़्यादा चमकीला सतह होगा वहाँ पे प्रकाश के परावर्तन उतना ही फ्रेश होगा। तो सबसे ज़्यादा जो चमकीला सतह होते हैं वो होते हैं शीशा। तो शीशा जो होते हैं ना, शीशा पर प्रकाश का परावर्तन बहुत अच्छा से देखने को मिलता है। होता क्या है कि प्रकाश के परावर्तन हम किसको कहेंगे, तो मान लीजिए कि कौन एक समतल सतह है, एकदम चमकीला सतह होना चाहिए। तो ये जो चमकीला सतह है, अगर इस पर मान लीजिए कोनो भी स्रोत से, मान लीजिए टॉर्च या कुछ भी स्रोत में कुछ भी रह सकते हैं जिससे प्रकाश निकलता हो, तो कोई भी स्रोत से अगर इस पर प्रकाश आता है और आ करके और फिर टकरा के इसी माध्यम में फिर लौट जाता है, आर पार नहीं हो पाता है, यहाँ पे एक तरफ से कलेक्ट किया रहता है, तब प्रकाश आएगा, आज चमकीला सतह से टकराएगा, फिर उसी माध्यम में अगर लौट के चल जाता है, तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि किसी भी स्रोत से, इधर मान लीजिए टॉर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे हमको प्रकाश मिलता हो, तो किसी भी स्रोत से निकल कर आती हुई प्रकाश की किरणें जब चमकीली सतह से टकराती है तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो प्रकाश के परावर्तन के जो घटना होते हैं, यह दो प्रकार का होता है। प्रकाश के परावर्तन के जो घटना होते हैं यह दो प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन, और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन दो तरह से होते हैं, एक होता है नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। अब बात आई कि नियमित परावर्तन हम किसको कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरण किसी चमकीली और समतल सतह से टकराती है ना, और टकरा के पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो उस परिस्थिति में हम कहेंगे कि यहाँ पे नियमित परावर्तन हुआ है। जैसे मान लीजिए एकदम समतल सतह है, एक तरफ पेंट कर देते हैं, और प्रकाश की किरण आएगी और ये चमकीला भी सतह है, तभी जाकर परावर्तन का घटना अच्छे से होगा। प्रकाश की किरण आई है और फिर टकरा के पुनः इसी माध्यम में लौट गई है, तो यहाँ पे कहेंगे कि यहाँ पे नियमित परावर्तन हो गया। लेकिन वहीं बात किया जाए कि अनियमित परावर्तन क्या है, तो जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी एवं चमकीली सतह से टकराती है, तो अब जैसे मान लीजिए रुखड़ी सतह है, उबड़ा खबड़ा सतह है, तो अगर मान लीजिए इस पर प्रकाश डालेंगे तो इधर भाग जाएगा, फिर अगर मान लीजिए कि प्रकाश इस पर आता है तो इधर भाग जाएगा, इधर उधर क्या होंगे, इस पर प्रकाश परावर्तित होंगे। तो इस प्रकार के जो परावर्तन होते हैं उसको हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। यानी जब प्रकाश की किरण किसी रुखड़ी एवं चमकीली सतह पर पड़ती है
तो वह इधर उधर परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन के इस घटना को हम अनियमित परावर्तन कहते हैं। उम्मीद करते हैं ये दोनों समझ में आया होगा। फिर एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा। प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो जब प्रकाश की किरण किसी भी स्रोत से निकलकर किसी चमकीली सतह पर पड़ती है तो इस चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, तो प्रकाश के इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का जो परावर्तन होता है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। अब बात है कि नियमित परावर्तन हम किसको कहेंगे? तो नियमित परावर्तन के लिए परावर्तक सतह चमकीला होना चाहिए और समतल होना चाहिए। तो इस परिस्थिति में जब मान लीजिए चमकीली सतह और समतल सतह है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ेगा तो पुनः उसी माध्यम में लौट जाएगा एक नियम के अनुसार। तो इस प्रकार के जो घटना है इसको हम नियमित परावर्तन कहेंगे। लेकिन अगर वही बात किया जाए अनियमित परावर्तन के, तो इसमें जो है किसी रूखड़ी